वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम आज बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और हम आपको इसमें इतना अच्छा सा जुगाड़ बताएंगे, इतना अच्छा सा टिप्स देंगे कि आपको फिर कभी भी सॉल्यूशंस निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम ही रहता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि यह सॉल्यूशन भी क्या चीज होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। वैसे तो जनरल तौर पे तो सॉल्यूशन सब लोग जानता है कि एक्स वाई इक्वेशन दिया हुआ, एक्स वाई का वैल्यू निकाल दो, बस वही अगर पुट करोगे दैट्स इट सॉल्यूशन। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में थोड़ा उल्टा केस चलता है और यहाँ पर दो तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम आज इस वीडियो में आपको उन सभी सॉल्यूशंस के बारे में बताने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिए बिंदास होके, मस्त होके, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के भाई साहब। और आज आप इस छोटे से वीडियो में सीख जाएंगे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर किस चिड़िया का नाम है, क्या चीज होती है। ओके, तो आप समझ लीजिए। आप चाहें तो आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप यहां पर आपको एक बात सिंपल सी याद ये रखनी है कि भैया सॉल्यूशन का मतलब सीधा सा है एक्स वाई के बीच में रिलेशन। क्लियर करिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप। बस ये कंडीशन है कि उसमें कोई भी डेरिवेटिव वाला टर्म नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जांपल के तौर पे हम आपको देखो बता रहे हैं। इक्वेशन देखिए आपके सामने, एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं y इक्वल टू, तो भैया आप इसका तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं, आपने लास्ट लेक्चर में इसको फॉर्म किया हुआ है। अगर किसी ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर आप देखिए, उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया हुआ है। तो इसका ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया था इससे, ये वाला। अब आप देख लीजिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? एक्स वाई के बीच में रिलेशन या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन विदाउट डेरिवेटिव। देख लो भैया सामने लिखा है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और इसमें कहीं पर भी कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। मुझे लगता है आपको कंफर्म हो गया होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहां लिखा है? यहां लिखा हुआ है। अब इसमें एक सीधी सी बात निकल के बाहर आई, ये बात ये निकल के बाहर आई कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस सिंपल इक्वेशन की मदद से ड्राइव किया जाता है या फॉर्म किया जाता है, तो वो जो सिंपल इक्वेशन होती है वो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। समझ पाए मैंने क्या बोला? इस इक्वेशन की मदद से, दिस इज द सिंपल इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से ये इक्वेशन फॉर्म की गई, तो फिर ये जो सिंपल इक्वेशन है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। नंबर फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन, नंबर सेकंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन और नंबर थर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। आप डिटेल में समझ लीजिए कि ये क्या चीजें होती हैं। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स जो हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर हैं, यदि किसी गिवन इक्वेशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट बराबर है किसके? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो समझ जाइएगा दैट्स इज जनरल सॉल्यूशन। देखना बोर्ड पे, जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बोर्ड पे देखिएगा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन समझिए, इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या था? y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। तो जो सिंपल इक्वेशन होती है उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट देखिए, आर्बिट्री कांस्टेंट a और अल्फा, ये दो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी हुई है उसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए। ऑर्डर कैलकुलेट करना हमने
फर्स्ट लेक्चर में सीखा हुआ है। टिप्स एंड ट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर को आप सर्च कर लीजिए अनऑफिशियल स्टडी पे, तो आपको वहां पर ये मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा कि हम लोग ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री कैसे। वैसे अभी डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर की जरूरत है। तो यहाँ पर ऑर्डर आप देख लीजिए 2 है और यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट भी 2 है। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे लगता है आपको कंफर्म हो गया। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या हो गई है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो गई है कैलकुलेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुल्ली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और जनरल इक्वेशन को देखना होगा। जनरल इक्वेशन मींस दिस, तो जनरल इक्वेशन को देखना होगा हमें, वहां पर बहुत ही केयरफुली तरीके से कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करना होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए आप, ठीक है। अब आइए वापस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप किसी एक आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो उसके बाद में जो सॉल्यूशन आएगा दैट्स इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे ये जनरल सॉल्यूशन है, हम इसमें पुट करेंगे अल्फा इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही सिंपल है। ये सॉल्यूशन आपने क्या किया, किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दिया इसमें, तो भैया एक कांस्टेंट की वैल्यू को जो हम पुट कर देंगे तो जो सॉल्यूशन बन जाएगा दैट्स इज पर्टिकुलर। क्यों पर्टिकुलर हो गया, क्यों भैया हमने कोई वैल्यू पुट कर दी, आप चाहें तो इसका भी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए थर्ड नंबर बच्चों समझिए सिंगुलर सॉल्यूशन क्या चीज होती है। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन से ही निकाला गया है, जनरल सॉल्यूशन से ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन लाया गया है। लेकिन भैया कोई ऐसा सॉल्यूशन भी होता है जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं आता है, वो एडिशनल होता है, वो बाहर से किस तरीके से बना लिया जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो होता है वो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया है जनरल सॉल्यूशन, हमें इसमें काउंट करना है कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता चलेगा। समझे, जितने कांस्टेंट्स होते हैं वही ऑर्डर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात बताई हुई है। देखो देखने से ऐसे लग रहा है कि इसमें 3 कांस्टेंट हैं, देखो इधर ए बी और सी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। हमें यहां पर यही सीखना है। तो देखो जरा एक बार बोर्ड पे इसको ओपन कर दीजिए पूरा, a sin x b, इसका फार्मूला लगा के लिख दीजिए। cos a याद होगा आपको, ये हो गया cos c माइनस sin x sin c y इक्वल टू, इसमें से sin x बाहर निकाल दो तो ये बचेगा a, यहां बचेगा b sin c और sin x हमने बाहर कर दिया, प्लस यहां पे भी लिख सकते हो b cos c इंटू cos x। अब ये वाला एक कांस्टेंट है और ये वाला एक कांस्टेंट है, देख लीजिए यहाँ सब कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा। चलिए इधर लिख देते हैं। तो y इक्वल टू, हमने इतने को a मान लिया तो ये हो गया a sin x, हमने इतने को b मान लिया तो ये हो गया b cos x। आप देख के बताइए कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, देख लीजिए 2 हैं, तो गलती नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन देख के आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बताइए कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, समझे। तो आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट इसको। अगले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि जब एक से ज्यादा जनरल फॉर्मेशन होंगे, जनरल सॉल्यूशन एक से ज्यादा होंगे, तो किस तरीके से हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास हम नए नए वीडियोज को पहुंचा सकें, और आप चाहें तो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।